हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा यूट्यूब चैनल 30 नवंबर 2024 की सीरीज के अंदर आपके सामने लेकर आया है 10 यानी 10 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस या करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहा NH-28 मिशन। कौन सा? NH-28 मिशन का संबंध किससे है? तो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है उससे रिलेटेड है इसका संबंध। और अब इसका सॉल्यूशन देखें तो ब्लू ओरिजिन ने 22 नवंबर 2024 को अपनी NS मिशन को क्या किया? लॉन्च किया। और इस मिशन में न्यू शेपर्ड रॉकेट पर सवार 6 पर्यटकों को उपकक्षीय अंतरिक्ष में भेजा गया। यानी इस मिशन के अंदर जो रॉकेट छोड़ा गया या रॉकेट छोड़ा गया उसका नाम था न्यू शेपर्ड, और उसमें व्यक्ति थे 6, यानी 6 पर्यटकों को उपकक्षीय अंतरिक्ष में भेजा गया और अंतरिक्ष की सैर करवाई गई। ब्लू ओरिजिन क्या है? तो ब्लू ओरिजिन एक निजी कंपनी है जो अंतरिक्ष उड़ानों से जुड़ी हुई है। इसकी स्थापना अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने की। कब की? 2000 के अंदर की। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन केंट के अंदर स्थित है। आगे हम बात करें, न्यू शेपर्ड रॉकेट से 100वीं महिला को अंतरिक्ष में भेजा गया। यानी न्यू शेपर्ड रॉकेट के द्वारा 100वीं महिला को अंतरिक्ष में भेजा गया, और इस महिला का नाम था एमिली कैलेंडरली। एमिली कैलेंडरली को यानी अंतरिक्ष में भेजा गया उन 5 पुरुषों के साथ, और जो 100वीं महिला थी। देखें तो जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन ने 22 नवंबर 2024 को रचा इतिहास। न्यू शेपर्ड रॉकेट से 100वीं महिला एमिली कैलेंडरली को अंतरिक्ष में भेजा, जिसे द स्पेस गर्ल के नाम से जाना जाता है। इसको एमिली कैलेंडरली को द स्पेस गर्ल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एलन मस्क की स्पेस एक्स जो कंपनी है, यानी एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है वो भी 4 व्यक्तियों को स्पेस वॉक कराने के लिए भेज रही है। और इस मिशन को पोलरिस डॉन मिशन के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है पोलरिस डॉन मिशन का संबंध कौन सी कंपनी से है? तो वो स्पेस एक्स कंपनी से है। स्पेस एक्स कंपनी का संबंध या इसके फाउंडर कौन है? एलन मस्क है। और एलन मस्क जैसे टेस्ला कंपनी के भी फाउंडर है ना। और जो NS-28 मिशन है उसका संबंध किस कंपनी से है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी से है। ब्लू ओरिजिन के फाउंडर कौन है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस है। इस प्रकार इनका ये सॉल्यूशन हुआ। और आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ है। ये क्या है? ये द्विपक्षीय अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? द्विपक्षीय अभ्यास। किनके बीच में हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, नाम है उसका अग्नि वॉरियर 2024, और ये 28 से 30 नवंबर तक कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ। देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ 28 से 30 नवंबर 2024 तक। और अग्नि वॉरियर 2024 इस मिशन का नाम है या इस अभ्यास का नाम है। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच में। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की तोपखाना इकाइयों के बीच संपर्क को क्या करना? मजबूत करना। यह युद्धाभ्यास 13वें क्रम का युद्धाभ्यास है। इसके अलावा सिंगापुर और भारत के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसे हम सिम्बैक्स कहते हैं, वो भी होता है। वो भी भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, और उसका 31वां संस्करण 23 से 29 अक्टूबर 2024 को हो गया है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, वहाँ इसका आयोजन हुआ था। तो हमने 2 सैन्य अभ्यास इसके अंदर पढ़े। एक तो सिम्बेक्स पढ़ लिया, वो भी जो भी यानी सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। और अग्नि वॉरियर भी हमें पढ़ा, जो भी भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। अग्नि वॉरियर ये कब हुआ? ये 28 से 30 नवंबर। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। और सिम्बेक्स है वो नेवी, जो सिंगापुर और इंडिया की नेवी है उसके बीच में हुआ। वो 23 से 29 अक्टूबर 2024 को हुआ।
जो पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, वहाँ आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे हम बात करिए क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के या ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर यह अवार्ड दिया गया और ये विक्रांत मैसी को दिया गया। और विक्रांत मैसी है उसके अंदर अभिनेता, वो जो 12th फेल फिल्म है, 12th फेल जो फिल्म है उसके अंदर अभिनेता रहे थे, अभिनेता का यानी रोल निभाया था। और इनको ये अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। और किस में मिला है? ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर मिला है और इसका आयोजन गोवा के अंदर अभी नवंबर माह के अंदर हाल ही में हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखिए तो ये कौन सा सम्मेलन, ये कौन सा फेस्टिवल था? ये 55वां फेस्टिवल था। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन या समापन 28 नवंबर को गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह के साथ हुआ। 12वीं फेल फिल्म में अपनी भूमिका के लिए मशहूर अभिनेता विक्रांत मैसी को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन का बिल पास हो गया है? तो बच्चों को सोशल मीडिया के ऊपर बैन कर दिया गया है बाई ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते और उसके लिए वहाँ की संसद में यानी बिल पारित किया गया और जो पक्ष और विपक्ष यानी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी है उनके द्वारा इस बिल को सहमति से पारित कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा बिल है, हमारे इंडिया के अंदर भी आना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया बैन बिल पास, ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश। और नियम टूटा तो सोशल प्लेटफॉर्म पर 275 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, गूगल हो, कोई सा भी हो, इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इनके द्वारा अगर नियम को तोड़ा गया तो उनके ऊपर 275 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर नहीं या सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते। आगे हम बात करिए क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में 55वीं इफ्फी में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो टॉक्सिक कहाँ की फिल्म है? ये लिथुआनिया की फिल्म है, यूरोप के अंदर पड़ता है लिथुआनिया। लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है, जबकि रोमानियाई निर्देशक बोगदान मुरेशनु को द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए, एक फिल्म है द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। गोल्डन पीकॉक टॉक्सिक फिल्म को, और ये कहाँ की है? लिथुआनिया की है। और रोमानिया की जो फिल्म है द न्यू ईयर दैट नेवर केम, उसके जो निर्देशक है जिनका नाम है बोगदान मुरेशनु, उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। और इफ्फी 55वें इफ्फी या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा के अंदर हाल ही के अंदर हुआ। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में स्वदेशी स्टील्थ तकनीक अनलक्ष्य का अनावरण किसने किया? तो स्वदेशी स्टील्थ तकनीक अनलक्ष्य का अनावरण IIT कानपुर के द्वारा किया गया। IIT कानपुर ने एक चमत्कारिक खोज की है जिससे अनलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम के नाम से जाना गया है या नाम दिया गया है। यह एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसमें भारतीय विमान, फाइटर जेट्स, मिसाइलें और सैनिक क्या हो जाएंगे? अदृश्य हो जाएंगे या अदृश्य हो पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी की खोज से भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और पाकिस्तान और चाइना के
लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बाद हमारे सैनिक, हमारे जेट, फाइटर जेट और हमारी विमान और हमारी मिसाइलें यानी आकाश के अंदर किसी देश को यानी नहीं दिख पाएगी या उनकी रडार उनको नहीं पकड़ पाएगी। आगे हम देखते हैं क्या है अनलक्ष्य। अनलक्ष्य एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जिसे आईआईटी कानपुर के रिसर्चर और स्टूडेंट की एक टीम ने बनाया है। यह कपड़ा आधारित ब्रॉडबैंड मेटा मटेरियल माइक्रोवेव अवशोषक है। इसकी सबसे अनोखी खासियत यह है कि ये रडार वेव्स को अवशोषित कर लेती है, जिससे इसे दुश्मन की रडार पकड़ नहीं पाते। यानी दुश्मन की जो रडार होती है उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे उनका पता नहीं चल पाता और दुश्मन के जो टारगेट होते हैं या दुश्मन को नेस्ता नाबूद किया जा सकता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलवे किसने लॉन्च किया है? हाल ही के अंदर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलवे ये हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है और हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए और अधिकारियों को जो इसके ऊपर जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, उस प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों को प्रशिक्षण मिलेगा। अधिकारियों को पढ़ने के लिए जो बुक्स वगैरह है और ये सारी जो सूचना तकनीकी से रिलेटेड जानकारी है वो इसके ऊपर मिलेगी। एकलव्य प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को गांधीनगर स्थित भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा डेवलप किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है। यह मुख्यालय आर्मी ट्रेनिंग कमांड को भारतीय सेना के किसी भी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को सहजता से एकीकृत करने में क्या रखता है, सक्षम बनाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, यूएनसीसीडी पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ रियाद, सऊदी अरब के अंदर। यानी यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म है यूनियन नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका ये फुल फॉर्म है और इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 तक रियाद, जो कहाँ है, सऊदी अरब, वहाँ इसका आयोजन होगा। यानी 2 से 13 दिसंबर 2024 तक रियाद, सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा। इसका मेन उद्देश्य है यानी डेजर्ट मरुस्थल को रोकना और मरुस्थलीकरण है उसको कम करना। यूएनसीसीडी यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है, समझौता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अभिशमन है। इसकी स्थापना साल 1994 के अंदर हुई थी। इसके सदस्य 197 देश, यूरोपीय संघ अब इस सम्मेलन के पक्षकार है या इसके अंदर इंक्लूड है। द कन्वेंशन यानी सीओपी, जो कन्वेंशन के सर्वोच्च शासी निकाय है, वो अपना पहला सत्र अक्टूबर 1997 में रोम, इटली में आयोजित किया गया। यानी कोप फर्स्ट 1997 में रोम, जो इटली की राजधानी है, वहाँ आयोजित किया गया और कोप 16वां जो रियाद, सऊदी अरब में आयोजित होगा। कब से? 2 दिसंबर से 13 दिसंबर के मध्य। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 प्रकार की होती है। एक तो 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो डेजर्टिफिकेशन यानी यूएनसीसीडी से रिलेटेड है, जो मरुस्थल को रोकना और भूमि या अधिकार है, भूमि अधिकार है, उनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, सूखे को रोकना, ये इसके अंदर आता है। और इसका जो 16वां सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? 16वीं जो कॉप है वो रियाद के अंदर, सऊदी अरब में हुआ। एक दूसरा कोप है कोप 16, जो है जैव विविधता से रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जैव विविधता से रिलेटेड। और वो कोप 16 कहाँ आयोजित हुआ? वो कोलंबिया में आयोजित हुआ। कोलंबिया कहाँ स्थित है? ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। आगे हम दोस्तों बात करें, आपने कोप 29, कोप 29 के बारे में पढ़ा। ये है क्लाइमेट चेंज से यानी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। और ये सम्मेलन अभी हाल ही के अंदर बाकू, अजरबैजान के अंदर हुआ। इस पर यानी इसके अंदर
ये आप देख लेना। कोप 16 जो UNCCD से रिलेटेड है तो वो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। कोप 16 जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है वो कहाँ हुआ, वो हुआ कोलंबिया के अंदर। और कोप 29 है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वो कहाँ हुआ, वो बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ। इस प्रकार इसको ज़रूर देख लेना, इसमें आपके कन्फ्यूजन हो सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है, भारतीय महारत्न कंपनी है। इस कंपनी या ये कंपनी है जो किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है, तो ये जॉन काकरिल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट किया है या हस्ताक्षर किया है। सॉल्यूशन देखें तो महारत्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बंबई में वैश्विक जॉन काकरिल समूह की भारतीय शाखा जॉन काकरिल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसका उद्देश्य व्यापक उद्योग विशेषज्ञता और नवाचार इनोवेशन और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए काम करना, ये इसका मेन पर्पज है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें तो वर्ष 2024 की एक सीजन में 2024 की एक सीजन में दो तो ग्रैंड स्लैम, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा US ओपन, एक ATP फाइनल खिताब और डेविस कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है, तो जेनिक सिनर है। जेनिक सिनर 2024 के अंदर दो तो ग्रैंड स्लैम जीते, एक तो जीता है अमेरिकन ओपन और एक जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक जीता है FTP और एक जीता है डेविस कप। ये दुनिया के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही वर्ष के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम यानी 4 खिताब जीते, 2 ग्रैंड स्लैम, एक ATP और एक डेविस कप। ये ऐसे पहले खिलाड़ी है जेनिक सिनर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2024 में ATP फाइनल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता, उन्होंने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। जेनिक सिनर है वो इटली के हैं, ATP 2024 है वो टेलर फ्रिटज जो अमेरिका के हैं उनको हराया है। कुछ जानकारी, अतिरिक्त जानकारी है, सिनर इस साल बेहतरीन खिलाड़ी में से एक रहे, उन्होंने इस साल 2 ग्रैंड स्लैम यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन भी जीते और सिनर ATP रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 की यानी वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट श्रेणी प्राप्त की है। दोस्तों इस प्रकार हमने बात की, ये जो 10 क्वेश्चन की वो बड़े महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। प्यारे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार फिर से आपसे निवेदन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन पर क्लिक। प्यारे दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल 1 दिसंबर 2024 को। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।